नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए यह पर्यावरण के फिर से 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा सेट है जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम लोग उसको शुरू करते हैं। उससे पहले बच्चे ये ध्यान रहे कि जब आप इस तरह के सेट को पढ़ते हैं तो अपने मोबाइल को रोटेट आप पे ज़रूर लगा लिया करें, जिससे पूरा क्वेश्चन आपको आसानी से दिखाई दे और आपको पढ़ने में बहुत अधिक सहजता हो। तो हम लोग आज अपना पर्यावरण का जो नया सेट है उसे प्रारंभ करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपके लिए जो कहता है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो आप गौर करते होंगे कि गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक के जो भारतीय राज्य हैं उन सभी की समुद्री सीमा है। अगर हम लोग गुजरात के ठीक नीचे देखें तो महाराष्ट्र आता है, अर्थात उसकी भी समुद्री सीमा है, और उसके बाद गोवा आता है तो उसकी भी समुद्री सीमा है। यानी राजस्थान राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो गया? राजस्थान। हमें ये भी ध्यान रहे कि राजस्थान भारत का ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल में अभी भी नंबर 1 पे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कहता है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन है, यानी कौन सी वायरस जनित बीमारी है। अगर बच्चे यहाँ पर गौर करें तो उन्हें दिखाई दे रहा है जो विकल्प दिए हैं उसमें टाइफाइड है, कालरा है, जुकाम है और मलेरिया है। तो इनमें जो टाइफाइड है यह वायरस जनित बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, और कोई भी वायरस जनित बीमारी हो वह हमेशा खतरनाक होती है। तो आपका सही विकल्प है 1। तो पहला विकल्प है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। यह क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व। तो यहाँ जो विकल्प दिए हुए हैं, अगर इन विकल्पों में से हम गौर करें तो कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपका तापमान है। तो इसका सही विकल्प क्या हुआ बेटा? तापमान। तो हमारा टिक लगेगा तापमान पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए 4th क्वेश्चन पे बात करते हैं तो जो चौथा क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वायुमंडल में ऊपर की ओर चलते जाते हैं वायुमंडल का तापमान घटता जाता है। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो जो सबसे बाहर परत पड़ती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल यहाँ पर विकल्प नहीं दिया है। तो अगर हम नीचे से चलें जो कहती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। अगर यहाँ पर देखें तो आयन मंडल इस विकल्प में सबसे बाहर की परत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा भैया? आयन मंडल। तो आपका जवाब है आयन मंडल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस है, यह आपसे जवाब जानना चाहते हैं। अगर इन दिए गए विकल्पों में देखें तो बिना किसी परेशानी के आपको दिख रहा होगा कि जो मीथेन गैस है वह ग्रीन हाउस गैस है, अर्थात आपका सही विकल्प है 4th। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? वो गैसेस जिनके कारण वातावरण में पृथ्वी के समीप का तापमान बढ़ जाता है, ऐसी गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और उनसे होने वाला जो इफेक्ट है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। यह आपका विकल्प है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। तो बहुत ही आसान यह क्वेश्चन है, लेकिन कई महत्वपूर्ण एग्जाम्स में आया है। तो आपका विकल्प है पहला, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7th क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। अगर इन विकल्पों में आप देखें तो आप सभी लोग देखते ही अच्छी तरह बता देंगे कि जो 2nd नंबर पर ऑप्शन लिखा है केचुआ, यहाँ केचआ लिखा है, उसकी वर्तनी गलत हो गई है, उसकी सही वर्तनी है केचुआ। तो ये जो केचुआ है यह किसान का मित्र कहा जाता है। इस प्रकार आपका सही जवाब हुआ 2nd।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं जीवों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। काफी अच्छा और काफी मुश्किल क्वेश्चन कहा जा सकता है। तो जो जीवों के व्यवहार को अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसे इथोलॉजी कहा जाता है। अगर आप विकल्पों पर ध्यान दें तो थर्ड विकल्प पर आपको इथोलॉजी मिलता है, तो आपका सही विकल्प है थर्ड। अगला क्वेश्चन जब हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, कहता है समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपकी भर्ती परीक्षाओं में आया है। सभी बच्चों को ऐसे प्रश्नों का जवाब मालूम होना चाहिए। जो समुद्री शैवाल है वह आयोडीन का प्रमुख स्रोत है, तो आपका विकल्प हो गया थर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से आ रहा है। कहते हैं लाइकेन है, यानी लाइकेन क्या है। तो लाइकेन के विषय में बता दूं, यह समुद्र में मिलते हैं और लाइकेन सहजीवी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लाइकेन सहजीवी है और सहजीवी का लाइकेन से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता, यानी इसका विकल्प है फोर्थ। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान देंगे, जब 11वां क्वेश्चन आता है, ये एग्जामों का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपकी हर एग्जाम में यह दिखाई दिया करता है, जो कहता है सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें प्रयोग होता है। तो अगर सीएनजी का भैया हम लोग देखें तो ईंधन के रूप में मुख्य रूप से वाहनों में प्रयोग होता है। जो इन्होंने वाहनों और उद्योगों कहा है, तो उद्योगों में जब यह इस्तेमाल होती है तो पाइपलाइंस के थ्रू होती है और तब इसे पीएनजी कहा जाता है। लिहाजा आपका जो विकल्प है वह फर्स्ट होगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सीएनजी कहा है कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है, तो वाहनों में इस्तेमाल होता है। आपका ऑप्शन है पहला। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी हाल ही में एग्जाम में आया था। कहता है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, यानी किस घटना के द्वारा पर्यावरण जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। तो अगर हम इन दिए गए विकल्पों पर निगाह डालें तो लिखा है व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप और अध्ययन। तो इन विकल्पों में से जो सबसे अच्छा विकल्प है वह है समूह वार्तालाप। समूह वार्तालाप एक ऐसा तरीका है जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाई जा सकती। सिर्फ अध्ययन, व्याख्यान अथवा क्षेत्रीय भ्रमण से इसमें जागरूकता नहीं आ सकती है। सबसे अच्छा विकल्प है समूह वार्तालाप, तो इसका ऑप्शन हुआ थर्ड। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन का बहुत अच्छी तरह से आपने नाम सुन रखा है, जीवन रक्षक परत कही जाती है, और यह पृथ्वी पर हानिकारक परावैंगनी किरणों को पहुंचने से रोकती है। तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा परावैंगनी। तो परावैंगनी किरणें जिन्हें आप अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी तक पहुंचने में रोकती है। तो आपका ऑप्शन हुआ थर्ड। अगले क्वेश्चन की बात जब हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां आता है। कहते हैं चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, मैं आपको बता दूं, वे जीव स्तनधारी कहलाते हैं जो बच्चे देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चमगादड़ के विषय में पहले भी आपने पढ़ रखा है कि ये सबसे छोटा स्तनधारी है। स्तनधारी जो लिखा है उसे स्तनधारी आप समझेंगे, तो सबसे छोटा स्तनधारी है, इसलिए आपका विकल्प हुआ फोर्थ, क्योंकि यह बच्चे देता है। जब हम आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन बहुत ही कठिन क्वेश्चन कहा जाता है, लेकिन कठिन है नहीं, अगर आप ठीक से उसको समझेंगे बहुत आसानी से इसका जवाब आप निकाल देंगे। इन्होंने कहा कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, यानी कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन है जो प्रयोग में लाया जाता है। मैं आपको बता दूं कृत्रिम वर्षा के सबसे अच्छे एग्जाम्पल अमेरिका में मिलते हैं, और कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड जो है वह केमिकल प्रयोग में लाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है थर्ड। जब हम अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ये अभी हाल ही में यूपी टेट एग्जाम में आया हुआ था कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो बायोडीजल का जो प्लांट है वो जेट्रोफा है। यहाँ पर एक यूकेलिप्टस विकल्प दिखता है। जो यूकेलिप्टस प्लांट है बहुत लंबा प्लांट होता है, लेकिन इसे पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। तो जो जेट्रोफा है वह बायोडीजल प्लांट है, लिहाजा हमारा सही जवाब कौन सा होगा,
सेकेंड। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जब हम लोगों ने पिछला सेट पढ़ा था उसमें भी यह क्वेश्चन था, अगर आप उससे लिंक ले लेंगे तो भी आपको यह क्वेश्चन मिलेगा। तब भी हम लोगों ने बताया था कि जो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब हुआ 16 सितंबर यानी सेकेंड। और जो 5 जून विकल्प दिया है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जब हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आता है। ये भी अभी हाल ही में एग्जाम में आया हुआ था। कहता है सिल्वी कल्चर संबंधित है, यानी सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जो सिल्वी कल्चर है वह वन एवं वन उत्पादों से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन हुआ फर्स्ट। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिखता है, कहता निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो बहुत पॉपुलर है यह यूपी का चंद्रप्रभा। जो चंद्रप्रभा है वह चंदौली में स्थित है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि चंदौली में प्रारंभ चंद्र से होता है और चंद्रप्रभा में भी चंद्र से होता है। तो चंद्र और चंद्र का मैच हो गया, लिहाजा चंद्रप्रभा चंदौली। तो आपका सही जवाब क्या हो गया, सेकेंड। इसके बाद अगर देखें, यहाँ पर पहला विकल्प आपको लखीमपुर खीरी दिख रहा है। आपको याद होगा जो दुधवा नेशनल पार्क है वह लखीमपुर खीरी में मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, ये बहुत आसानी से हल होगा आपका। इन्होंने कहा निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो देखिए, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वो कहे जाते हैं जो प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता है उन्हें खाते हैं। तो जैसे ही आपने देखा, आपको दिखने लगा होगा कि जो बकरी है ये हरे पौधों को खाती है, लिहाजा जो बकरी है वह द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता है। अगले क्वेश्चन पे बात हम लोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से कहते हैं झूम खेती होती है। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ था, यूपी टेट एग्जाम में आया था। तो बेटा जब झूम खेती की बात करें, इसको चलवासी खेती भी कहा जाता है। तो झूम खेती के सबसे अच्छे एग्जाम्पल पूर्वी भारत में मिलते हैं। तो पूर्वी भारत के राज्यों में मेघालय हमें दिख रहा है जो यहाँ पर विकल्प दिया है, लिहाजा झूम खेती कहाँ होती है, मेघालय में। आपका ऑप्शन है थर्ड। और झूम खेती ऐसी खेती को कहा जाता है जहाँ एक बार खेती करने के बाद वहां पर पुनः खेत जब तक उत्पादन दिया करते हैं तब तक वहां पर खेती होती रहती है, और जैसे वहां उत्पादन बंद हो जाता है तो किसान आगे निकल जाता है और दूसरी जगह जंगलों की सफाई करके वह खेती करने लगता है। तो इसका सही विकल्प आपको मिला थर्ड। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। जब अगले क्वेश्चन पे बात हम लोगों ने किया तो अगले क्वेश्चन पे 22 क्वेश्चन है। साइंस का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है यह, जो कहता है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो अगर हम लोग बात करें तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। आपने साइंस में बहुत यह क्वेश्चन पढ़ रखा है, लिहाजा इसका सही जवाब है सेकेंड। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आता है। 23 क्वेश्चन पे बात करें तो कहते हैं कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, यानी कीटनाशकों का अगर अत्यधिक इस्तेमाल होगा तो क्या होगा। इन्होंने कहा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ये सभी। तो जो विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं उनमें सही जवाब होगा ये सभी, क्योंकि वायु प्रदूषण उससे होता ही है, जल प्रदूषण भी उससे होता है और ध्वनि प्रदूषण इस तरह से होता है कि जब इनका प्रयोग किया जाता है तो तमाम तरह के जो कीट पतंगे हैं वह तेज ध्वनि के साथ उड़ के इधर उधर जाते हैं, जिससे वहां ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो ये सभी इसका जवाब है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहता है धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। इसका जवाब आप इसी की शब्दावली से निकालिए। प्रस्तर माने पत्थर होता है, यानी ऐसा पत्थर जिसमें धातु हो। तो जैसे ही आपने कहा कि ऐसा पत्थर जिसमें धातु हो तो आपको दिखाई देने लगा कि जो बॉक्साइट है वह आयरन का अयस्क है, यानी बॉक्साइट वह प्रस्तर है जिसमें धातु पाई जाती है। तो आपका सही जवाब हो गया क्या, बॉक्साइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आता है। कहते हैं धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं। बिल्कुल रिपीट कर गया है क्वेश्चन, इसलिए आपको जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका फिर से जवाब क्या आ जाएगा, बॉक्साइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं
भूकंप मापा जाता है, यानी भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है। पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, आपने देखा था कि भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल, सेस्मोग्राफ अथवा मर्केली स्केल से नापते हैं। तो इसका सही जवाब है रिक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। कहते वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यह क्वेश्चन पिछले समय पीसीएस में भी आया, आपके टीईटी एग्जाम में भी आया। तो वायु प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वनों को लगाना, वनारोपण। और वैसे भी आप जानते हैं कि सबसे अच्छा जो प्रदूषण को रोकने का उपाय है वह पौधे लगाना। और आपको पता है कि पर्यावरणीय संतुलन के लिए कुल भूभाग के 33% पर वनों का होना आवश्यक है। तो वायु प्रदूषण को सबसे अधिक कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है 28। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। 28 कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो हमारा विकल्प होगा थर्ड 5 जून। लेकिन इसके साथ ये बात हमें ध्यान रखने वाली है कि सभी विकल्प 5, 5, 5 दिए हैं। तो कई बार ऐसा होता है बच्चा बहुत आसान क्वेश्चन देख के और 5 को देख के ही टिक लगा देता है और उसका जवाब गलत हो जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा 5 जून। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आता है। क्वेश्चन नंबर 29 भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। कहता है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो यहाँ जो दिए गए विकल्प हैं उसमें अगर पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण देखेंगे आप तो तालाब मिलेगा आपको। पारिस्थितिकी तंत्र का सही एग्जाम्पल तालाब है, आपका विकल्प हुआ सेकंड। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 आता है। कहता निम्नलिखित में कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है। यहाँ पूछा गया विश्व ऊष्मायन, अगर हम इसकी अंग्रेजी आपको बताएं तो यही होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे अधिक जिम्मेदार होता है वह वायु प्रदूषण होता है। तो आपका सही जवाब है थर्ड। इस प्रकार यह 30 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण सेट था जो आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ही कारगर साबित होगा। इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें। एक बार पढ़ने के बाद आप आगे देखेंगे सभी यही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। आप अपने चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स भी लिखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।